अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्लूइड डायनामिक्स में हेड लॉसेस के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो मेजर हेड लॉस है उसके बारे में डिस्कस किया था, और जो इक्वेशन हमें मेजर हेड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जिसे डैसी वेस्बिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हम जो मेजर हेड लॉसेज हैं उसको हम फाइंड कर सकते हैं। मेजर हेड लॉसेस का बेटा मतलब ये है कि जब भी हम कोई पाइप में से किसी क्लोज सिस्टम में से कोई फ्लूइड पास कर रहा होता है, हम जानते हैं कि उसकी अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। अगर हम आइडियल सिस्टम को देखें तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन जब हम रियल सिस्टम में आते हैं तो हम जानते हैं कि जितनी एनर्जी लेके कोई फ्लूइड इनिशियल अपनी मोशन है वो स्टार्ट करता है, जब वो पाइप्स में से पास होता है तो उस पाइप्स की वॉल्स की वजह से इनर जो वॉल्स हैं, इनर सरफेस है, उसके साथ जब एडहेसिव फोर्सेस की वजह से वो लिक्विड जो कोलाइड करता है तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी है फ्लूइड की वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो उसके इनिशियल एनर्जी थी उसमें लॉस आ गया। इनपुट या इनिशियल वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द फाइनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट अदर पॉइंट। इसलिए हम कहते हैं कि उसमें लॉसेस पैदा हो जाते हैं। तो उसमें से हमारे पास दो तरह के फिर लॉसेस पैदा होते हैं। हमारे पास दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक हमारे पास मेजर लॉस होता है, यानी जिसको हम बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि पाइप्स की इनर सरफेस की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है, उसे मेजर लॉस कहते हैं, क्योंकि बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से पैदा हो रहा होता है। और अगर हमें इसको फाइंड करना है तो मेजर लॉस को फाइंड करने के लिए हम डार्सी वेस्बिक इक्वेशन जो है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मेरा हम पहले पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, मैंने जो डार्सी वेस्बिक इक्वेशन है उसको हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये हमारे पास आपकी स्क्रीन पे भी जो डार्सी वेस्बिक इक्वेशन है ये शो हो रही है, जो कि बेसिकली मेजर लॉस को एक्सप्लेन करती है जब फ्लूइड फ्लो करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक माइनर लॉस भी होता है। माइनर लॉस का मतलब है जो लॉस बहुत माइन्यूट सा होता है, उसकी वैल्यू 0.1 0.2 0.3 बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं, बहुत कम वैल्यूज होती हैं, लेकिन ये लॉसेस भी होते हैं, यानी इस ये लॉसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ये लॉसेस किस किस्म के हैं, कब होते हैं? जब हमारे पास हम जानते हैं कि हमने किसी पाइप में से पानी को फ्लो करवाना है, तो हमारे पास ये जो पाइपलाइंस वगैरह बिछाते हैं या पाइपलाइंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पानी को लेके जाते हैं, तो हम इस हमेशा सेम साइज़ का पाइप जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमें ज़्यादा अगर साइज़ का हमारे पास पहले पाइप है तो कहीं ना कहीं हमें उसको उसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है छोटे साइज़ का पाइप। अगर छोटे साइज़ का पाइप हमारे पास है उसके साथ उसको इनलार्जमेंट करना पड़ती है, यानी कनेक्शन करना पड़ता है, कनेक्टर से अटैच करने पड़ते हैं, उसको बड़ा करना पड़ता है। इस तरह हमारे पास जो पाइप्स लाइंस होती हैं उनमें हमारे पास स्मॉल साइज़ और ग्रेटर साइज़ के डायमीटर वाले पाइप्स भी हम अटैच करते हैं आपस में। तो हमारे पास जब इसमें एक सडन हम एक्सपेंशन से, यानी हमारे पास लार्ज एरिया है, उससे हमारे पास जब स्मॉल एरिया की तरफ हम लेके जाते हैं, तो जब फ्लूइड यहाँ से फ्लो करता है तो उसकी स्पीड में यानी वेलोसिटी में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और इसके साथ साथ एनर्जी में भी चेंज आता है। इट मीन्स वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो यहाँ जब सडन कंट्रक्शन होती है तो यहाँ लॉस पैदा हो जाता है। तो यहाँ जो लॉस पैदा होता है सडन कंट्रक्शन की वजह से, तो क्या में फर्ज करें ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाते हुए सडन कंट्रक्शन हो रही है, वहाँ लॉस पैदा हो रहा है, उसे माइनर लॉस कह सकते हैं। फिर जब ये बी से फर्ज करेंगे हमारे पास सी पॉइंट तरफ जा रहा है, तो इसका एरिया फर्ज करें ज़्यादा है, इससे ए से भी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सडन एक्सपेंशन की वजह से जो फ्लूइड के बिहेवियर में चेंज आता है, उसकी एनर्जी में चेंज आता है, उसकी वजह से भी लॉस पैदा होता है, उसे हम कहते हैं, उसे भी हम माइनर लॉस कहते हैं। तो जब हम फिटिंग कर रहे होते हैं पाइप्स की, हम जानते हैं हम पाइप को फिट करते हैं, तो छोटे साइज़ के जो हमारे पास पाइप्स होते हैं उनको हमने फिट किया हुआ बड़े साइज़ के पाइप से, तो फिटिंग के दौरान भी हम जानते हैं कुछ ना कुछ पानी वहाँ रुक जाता है। पानी थोड़ा सा कि फिटिंग जो हमारे पास ब्लॉकेज पैदा करता है, तो कहीं ना कहीं पानी वहाँ स्टॉप होता है, कुछ अमाउंट उसकी स्टॉप होती है, बाकी पानी, यानी फर्ज करें हमारे पास एक पाइप है, हमने इस पाइप के साथ एक और पाइप अटैच किया हुआ है, यहाँ हमने एक और पाइप इसके साथ अटैच किया हुआ है इस पॉइंट पे। तो हम जानते हैं कि जब इस पॉइंट पे हम पाइप अटैच कर रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ इस डिफरेंस की वजह से हमारे पास कोई जो हमारे पास दूसरा पाइप हमने फिट किया हुआ है, तो हमारे पास जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता फिर। तो हमारे पास फिटेड एरिया के अंदर जहाँ हम पाइप को फिट कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी हमें लॉस देखने को मिलता है। दैट टाइप ऑफ द लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड माइनर लॉस। अब हम लास्ट वाले लेक्चर में जो मेजर लॉस है
उसको हम प्रूव कर चुके हैं कि मेजर लॉस को हमें कैसे फाइंड करना है, हमने गैट्सी-गैल्सबी इक्वेशन को प्रूव कर दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग माइनर लॉस का प्रूव करेंगे। हम के माइनर लॉस के लिए अगर हमें जो इंजीनियर जब हम या फिजिक्स जो है वो माइनर लॉस फाइंड करता है तो वो माइनर लॉस के लिए उसके पास एक जनरल इक्वेशन होनी चाहिए। इस इक्वेशन से वो इजीली माइनर लॉस को फाइंड कर सके। एक्चुअली ये माइनर लॉस वैसे तो बहुत कम वैल्यू होती है, इतनी ज़्यादा इफेक्टिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा माइनर लॉस हो रहा हो, मीन टू से सीरीज ऑफ पाइप्स आपने अटैच किए हों, इस तरह बहुत जहाँ हमें वाटर सप्लाई देनी होती है, जब जो हमारे पास वाटर के इंस्टीट्यूट्स हैं डिपार्टमेंट्स हैं, तो वाटर वगैरह वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ उन्होंने पूरा जाल बिछाना होता है पाइप्स का। तो वहाँ पर यही माइनर लॉस जो है ये ऐड होकर एक बहुत ज़्यादा जब माइनर लॉसेस होते हैं तो उनका एडिशन से जो टोटल हमारे पास वैल्यू आती है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि उसकी उसकी टोटल अमाउंट है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट कर जाती है। अब छोटी चीज़ हमेशा कभी इफेक्ट नहीं करती, लेकिन सम ऑफ द स्मॉल वैल्यू कैन बी ग्रेटर। तो जब वो छोटी छोटी वैल्यूज़ मिलकर बड़ी वैल्यूज़ बनाती हैं तो वो वैल्यूज़ फिर हमारे जो फ्लूइड के फ्लो को डिस्टर्ब करती हैं, तो उसकी वजह से लॉसेस पैदा होते हैं। जिस स्पीड से, प्रेशर से, जिस एनर्जी से हम फ्लूइड को फ्लो करवा रहे होते हैं, वो एट द अनदर एंड जो वो एनर्जी है, वो प्रेशर है, वो स्पीड है, वो नहीं रहती। तो स्टूडेंट्स हम अब डिस्कस करते हैं इसका प्रूफ, इसकी डेरिवेशन। जब सडन एक्सपेंशन होती है, सडन इनलार्जमेंट होती है पाइप में, हम स्मॉल पाइप से लार्जर एक डायमीटर वाला पाइप इस्तेमाल कर लें, जब सडन एनलार्जमेंट होगी तो उस वक्त जो लॉसेज होंगे, जिसे हम कहते हैं हेड लॉस का वर्ड यूज़ किया जाता है, तो उस हेड लॉस की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड द डेरिवेशन ऑफ द हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, जिसको माइनर लॉस भी कहते हैं। हमारा टॉपिक है हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, और जिसको हम माइनर लॉस भी कहते हैं। ये सडन कॉन्ट्रैक्शन, एनलार्जमेंट और फिटिंग वगैरह की वजह से हमारे पास जो लॉस होता है। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि हमारे पास जो पाइप है वो पहले हमारे पास स्मॉलर डायमीटर क्या है, फिर हमारे पास लार्ज डायमीटर क्या है। तो लेट्स सपोज द पाइप जस्ट लाइक दैट। सपोज करते हैं हमारे पास एक पाइप है, चेक करें हमारे पास इनिशियल जो पोजीशन पे हमारे पास पाइप का जो डायमीटर है वो कम है, और उसके बाद हमारे पास पाइप का जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर लिया। तो इसमें हमारे पास इसकी डाटम लाइन जाहिर करने के लिए इस डायग्राम को दोबारा ड्रा कर लेते हैं, ताकि हमारे पास नीचे जो डाटम लाइन है उसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमें सिर्फ डिफरेंस लेके चलना है कि हमारे पास इनिशियली हमारे पास एरिया कम है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और बाद में ज़्यादा है। फिर हमारे पास देखें, हमारे पास ये पाइप है, इसमें हमारे पास हमें प्रूव करना है कि जैसे ही सडन एक्सपेंशन होती है या सडन एनलार्जमेंट होती है, मीन टू से ये जो पाइप का साइज़ है वो सडनली इंक्रीज करता है राइट साइड की तरफ हम देखें तो उस वजह से जो लॉसेज होते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए हमने छोटा सा दो पोर्शन ले लिए पाइप के, एक हमारे पास स्मॉलर जो पोर्शन है और एक हमारे पास लार्ज पोर्शन है। तो लेट्स इंडिकेट दैट टाइप ऑफ द पोर्शन। फर्स्ट करें, हमारे पास जो पहला पोर्शन है इसको हम इंडिकेट कर देते हैं, दिस इज पोर्शन नंबर 1। हमारे पास पोर्शन 1 है जो कि हमारे पास स्मॉलर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फर्स्ट करते हैं, हमारे पास ये देखें जो पोर्शन है इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज पोर्शन 2, सेकेंड पोर्शन, और दिस सेकेंड पोर्शन इज बेसिकली लार्ज पोर्शन जिसमें हमारे पास एरिया ज़्यादा है। और इस पाइप में से जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की जो हमारे पास ज़मीन से डिस्टेंस है या मखसूस हम लोग एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं जिसको हम डेटन लाइन कहते हैं। तो इट कैन बी ग्राउंड, इट कैन बी आल्सो सम एनी अदर एक्सिस। तो हमारे पास ये डेटन लाइन है, और हमारे पास इस डेटन लाइन को हम लोग अर्थ से भी
ले सकते हैं, और या फिर किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी उस पाइप की जो हाइट है वो ली जा सकती है किसी भी पॉइंट से। तो हमारे पास जो हम फ्लूइड फ्लो कर रहा है इसके अंदर, इस पाइप में से जो हमारे पास पोर्शन है, हम फर्ज करते हैं इनिशियल हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया का हमारे पास जो एक्सपोज्ड वैल्यू फर्स्ट में हम A1 है। इसी पोर्शन में सेक्शन 1 में हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ जो स्पीड है फ्लूइड की, तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द इनलार्ज्ड एरिया सेक्शन 2, उसकी स्पीड हमारे पास V1 है। और हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स बैकवर्ड मॉलिक्यूल्स हैं अहेड मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो फर्ज कर लें तो हमारे पास वो P1 है। और इसी तरीके से हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये डायमीटर जो है इस पोर्शन का, दैट इज D1 डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, प्रेशर P1 है, एंड वेलोसिटी V1 है एट द लोअर सरफेस ऑफ द पाइप, एट द स्मॉलर एरिया ऑफ द पाइप। और अगर हम लार्जर एरिया की बात करें तो हम जानते हैं कि जहाँ जो फ्लूइड है, जो अहेड मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम इस सेक्शन के अंदर उसको हम P2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ज़्यादा है A1 से, और ये इस यहाँ एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज A2। तो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, ये कंप्लीट है यहाँ तक। दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया A2। इसके बाद यहाँ हमारे पास जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, अब देखिए मॉलिक्यूल जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड, इट मीन्स जो यह स्पीड है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल V2। फ्लो क्योंकि लेफ्ट टू राइट है, इसलिए दिस इज द फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो फ्लो क्यों हमारे पास लेफ्ट टू राइट है, इसलिए स्पीड V2 जो है हमारे पास लेफ्ट टू राइट है। लेकिन जो प्रेशर है वो अहेड मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है P2, उसको हम P2 इसलिए कह रहे हैं, उसकी डायरेक्शन बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि अहेड मॉलिक्यूल की वजह से होता है बिहाइंड मॉलिक्यूल के ऊपर। अब हमने फाइंड करना है कि जैसे ही हम लोग इस फ्लूइड जो है वो पास करते हुए इस मखसूस एरिया में से, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारे पास मखसूस एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो हमारे पास स्मॉल एरिया है। जैसे ही फ्लूइड यहाँ से बाहर निकलता है, यानी मॉलिक्यूल्स लाइंस जो हैं, जो स्ट्रीम लाइंस हैं यहाँ से बाहर आती हैं, यानी ये पहले सरफेस के साथ टच करते हुए ये हीट जो फ्रिक्शन की वजह से लॉसेज हैं वो तो होते ही हैं, इसके साथ साथ जैसे सरफेस से टच करते हुए सडन जो एरिया है वो चेंज होता है पाइप का। तो क्या होता है कि जो फ्लूइड है वो सीधा जाने की बजाय कुछ जो इसके किनारों के पास हमारे पास जो फ्लूइड स्ट्रीम लाइंस होती हैं वो बेंड हो जाती हैं अपने पास से, जस्ट लाइक दिस, किस तरह बेंड हो जाएंगी। और जो हमारे पास सेंटर में फील्ड लाइंस होंगी, जो हमारे पास स्ट्रीम लाइंस होंगी सेंटर में, ये स्ट्रीम लाइन जो है वो स्ट्रेट पास मूव करती रहेंगी। तो इस सडन एक्सपेंशन की वजह से, सडन इलार्जमेंट की वजह से, सडन एक्सपेंशन इन एरिया मीन टू से, तो सडन जो एरिया बढ़ जाता है तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सरफेस के साथ मूव कर रहे थे, अब उन वो यकदम अपनी जो मोशन है उसको चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस, वो मूव करते हैं टूवर्ड्स द कॉर्नर्स, वो कॉर्नर की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली तो जैसा तो हम पाइप को देखते हैं कि हमारे पास पाइप के साथ साथ अगर फ्लूइड पास कर रहा है, देखिए यहाँ देखिए, अगर हमारे पास ये फ्लूइड पास कर रहा है पाइप के साथ साथ, पाइप की इनर सरफेस के साथ साथ, तो जैसे ही इनर सरफेस के साथ पास कर रहा है तो जो फ्लूइड बिल्कुल सरफेस के साथ अटैच है, तो आगे जैसे जैसे जहाँ जहाँ सरफेस जानी चाहिए फ्लूइड को उसके साथ साथ टच करते हुए आगे मूव करना चाहिए। लेकिन अगर तो हमारे पास ये कर्व्ड पाथ हो, हमारे पास जो पाइप है बिल्कुल ये कर्व्ड पाथ है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये साथ साथ उसको फॉलो करेगा उस पाथ को। लेकिन हमने यहाँ जो पाइप लिया हुआ है वो हमारे पास कर्व नहीं है, हमारे पास स्ट्रेट उसकी वर्टिकल लाइंस हैं, तो इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं कि जैसे ही यहाँ से फ्लूइड जो है वो लार्ज एरिया की तरफ बढ़ता है तो वो उसकी जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो बेंड होना शुरू होती हैं, जो उस किनारे जो इनर सरफेस के साथ ही, तो एजेस की तरफ, जो लार्ज एजेस हैं, जस्ट लाइक दिस, हमने इसको मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से, तो इस एजेस की तरफ बेंड होना शुरू हो जाती हैं, और इसको हम कहते हैं, इस बिहेवियर को कहते हैं इरेगुलर बिहेवियर। और दिस टाइप ऑफ इरेगुलर बिहेवियर इज नोन एज टर्बुलेंट बिहेवियर। और इस टर्बुलेंट बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि यहाँ जो हमारे पास, जैसे इसको मैं दोबारा यहाँ ड्रा कर रहा हूँ कि हमारे पास फ्लूइड जो है स्ट्रेट जाता हुआ, ये फ्लूइड स्ट्रीम लाइंस हैं, इस तरह बेंड होना शुरू हो जाती हैं। जो स्ट्रीम लाइंस यहाँ जो जो ये वो बेंड होंगी जो कि इनर सर्फेस के साथ साथ मूव करेंगी, जो दरमियान से थी वो स्ट्रेट मूव करती रहती हैं। तो जैसे ही बेंड होंगी, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड फ्लो इज कॉल्ड टर्बुलेंट एडीज।
ये एडीज बनती हैं, इसे उर्दू में कहते हैं भंवर पैदा हो जाना, कि ये जो फ्लूइड है वो किनारों की तरफ बेंड हो जाता है, तो उसकी वजह से इस तरह भंवर पैदा होता है, जस्ट लाइक दिस, कि इसमें सर्कुलर सी मोशन सी आ जाती है, जस्ट लाइक दिस, इस तरह सर्कुलर फॉर्म में मूव कर जाता है फ्लूइड। वो सर्कुलर फॉर्म में आपने अक्सर देखा होगा, ये नहरों के किनारों में और जैसे दरिया में भी आपने अक्सर देखा होगा, जहाँ कटाव पैदा होता है तो वहाँ से फ्लूइड मूव कर रहा होता है, तो वो जो जो बैरियर होता है उसकी बैरियर की तरफ, उसकी सरफेस की तरफ बेंड होना शुरू हो जाता है फ्लूइड। ये जो हमारे पास बिहेवियर है फ्लूइड का, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज टर्बुलेंट एडीज बिहेवियर। क्योंकि ये टर्बुलेंट बिहेवियर है तो एडीज का टर्बुलेंट बिहेवियर है, ये एडीज जो है वो टर्बुलेंट बिहेवियर जाहिर करते हैं। अब इस टर्बुलेंट बिहेवियर की वजह से ही एक्चुअली जो लॉस है, जिसको माइनर लॉस कहते हैं, वो पैदा होता है। तो इसी माइनर लॉस को जो इस जगह जो हमारे पास जो मालिक्यूल से सीधा जाना चाहिए था, उसमें जो उसने बैंड कर दिया, बैंड होने की वजह से देखें जितने मालिक्यूल यहाँ बैंड होना शुरू हो जाएंगे, ये बाद में आने वाले मालिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास और मालिक्यूल्स आ रहे हैं यहाँ से पीछे से, उन मालिक्यूल्स की मोशन में डिस्टर्बेंस पैदा होगी, तो वहाँ एनर्जी में लॉस होगा, और वो जो एनर्जी में लॉस होगा, दैट टाइप ऑफ लॉस इज कॉल्ड माइनर लॉस। इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने सपोज की थी जो सारी वैल्यूज, उस पर अप्लाई करते हैं हम लोग बर्नौली इक्वेशन। तो लेट्स मूव टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ द, टू अप्लाई द बर्नौली इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन। तो हम अब इस जगह जो हमारे पास एडीज बने थे उसकी वजह से जो लॉस पैदा होगा उसको हमने फाइंड करना है। तो हम अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन, बाय अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, हमारे पास जो इनिशियल सम ऑफ द प्रेशर, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume is equal to the final sum of the pressure, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, and this type of the equation is known as the Bernoulli equation. इसको in terms of head लिखें अगर हम लिख सकते हैं कि at, अगर हम बात करें हमारे पास जो सेक्शन 1 था, हमने जो पोर्शन हमारे पास जो लोअर एरिया वाला था, उसके लिए हमारे पास अगर Bernoulli equation लिखे तो हम लिखेंगे P1 over rho into G, दिस इज कॉल्ड प्रेशर हेड, प्लस फिर हम लिखेंगे v1 स्क्वायर यानी वेलोसिटी एट स्मॉलर एरिया और ओवर 2g, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड, प्लस अब नेक्स्ट हमारे पास है जो है वो डेटम हेड भी कहते हैं इसको, और हाइट भी कहते हैं। तो ज़रा हम जो पाइप देखे तो हमने इसमें डेटम लाइन ड्रा की थी। अब उस डेटम लाइन की हमारे पास जो वैल्यू है, ये डेटम लाइन हमारे पास देखिए लोअर बॉटम लाइन है। अगर हमने इसकी हाइट देखनी है यहाँ से, तो जो फ्लूइड हमारे पास फ्लो कर रहा है, इसको हम देखना चाहें या इसको ड्रा करना चाहें, हम दोबारा इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके सेंटर में एक लाइन लगाऊं, ये हमारे पास सेंटर लिया जाए, अगर फ्लूइड का जो पास कर रहा है उसको, उसका डिस्टेंस लिया जाए डेटम से, तो दैट कैन बी कॉल्ड लाइक एट पॉइंट पोर्शन 1 है तो उसको Z1 कह देते हैं। सिमिलरली इसी पोर्शन का अगर मैं इस हमारे पास जो लार्जर एरिया है वहाँ हमारे पास हाइट ली जाए, उसको हम Z2 कह सकते हैं। अब जरा गौर करें, जो सेंटर से फ्लूइड जो पास कर रहा है उसके सेंटर से जब हम डेटम लाइन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो Z1 Z2 आपस में इक्वल है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। तो इसको हम लोग इसी वैल्यू को हम दोबारा लिखते हैं इक्वेशन के अंदर, ये सेम है, इट कैन बी कैंसल्ड, ये कैंसिल हो जाएंगे। पोर्शन 1 के लिए हमारे पास पोर्शन 1 है, इसमें हम लोग इसको लिखेंगे Z1 इज इक्वल टू, हमारे पास देखिए अब दोबारा प्रेशर हेड लिखें पोर्शन 2 के लिए, तो P2 ओवर रो जी, प्लस हमारे पास वेलोसिटी हेड लिखें V2 स्क्वायर ओवर 2g, और प्लस जो हमारे पास हाइट है डेटम लाइन से सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल जो फ्लो फ्लो कर रहा है उसके सेंटर तक हमारे पास वो Z2 है। अब हमने लॉस फाइंड करना है। ये हमने जो इक्वेशन आपके सामने हमने लिखी है, ये इक्वेशन है आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल कंडीशन के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे पास रियल कंडीशन है उसमें लॉसेस होते हैं, और उसमें जो लॉसेस हमेशा वो लेफ्ट राइट साइड पे इक्वेशन में लिखा जाते हैं। इसकी वजह क्या है, अगर हम हमारे पास जो इनिशियल, जिसको हम 1 कह रहे हैं, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन होती है, जिसे हम इनपुट वैल्यूज़ कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यूज़ कह सकते हैं, जब उसके पास सारी एनर्जीज हमारे पास सारी उसकी वेलोसिटी एक्सेट्रा, उसमें कोई चेंज नहीं है।
जब उसमें चेंज आता है तो उसमें उस चेंज की वजह से लॉस पैदा होता है, उसको फिर हम ऐड करते हैं अगर राइट साइड पे, तो फिर जाके हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे इक्वेशन है उसके इक्वल आंसर आता है। इक्वेट करने के लिए हमेशा फिर हम जो जो लॉसेज हैं उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। अगर मैं इसको राइट साइड पे लिख दूंगा तो इसको लेफ्ट साइड पे लिखा जा सकता है। तो ये हम जब लिख रहे हैं इसके अंदर जो हमारी ये फिलहाल हमारी जो हमने जो स्टाइल अपनाया हुआ है, इस स्टाइल के मुताबिक लेफ्ट साइड पे हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे फाइनल वैल्यूज है। तो फाइनल वैल्यू जो लॉस होगा उसमें फिर हम जब ऐड करेंगे वो लॉस, तब जाके वो इक्वेशन कह सकते हैं उसको, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं होगी। उस लॉस को हम एच से डिनोट करते हैं, हेड लॉस को, और हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, उसके लिए फिर हम ई इस्तेमाल करते हैं, ई फॉर इनलार्जमेंट। जो सडन इनलार्जमेंट है उसके वजह से हेड लॉस है उसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इस लॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज द सडन हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाकी जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं जो इस हमारे पास राइट साइड पे हैं, ये सारी टर्म्स को उठा के हम लोग इसको लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं, ताकि इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और सब्ट्रैक्ट करके हम एच ई की वैल्यू निकाल सकें। और साथ साथ हम जानते हैं कि Z1 Z2 के इक्वल है, तो इसको भी हम इक्वल करके कैंसिल कर सकते हैं। तो हम देखें तो हमारे पास एज वी नो दैट Z1 इज इक्वल टू Z2। अगर हम इसको Z1 Z2 को इक्वेट करें, इसमें देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो सकती हैं। तो Z1 को Z2 से पहले कैंसिल कर दें। इसके बाद अब इसमें राइट साइड पे जो वैल्यूज रह गई हैं P2 और रो जी प्लस V2 स्केयर और 2G, इसको राइट लेफ्ट साइड पे ले आए और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नो वी विल गेट P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी। ये हमारे पास प्लस हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है V1 स्केयर ओवर 2G माइनस जो राइट साइड पे वैल्यू तो उसको लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो V2 स्केयर माइनस में ये वैल्यू वो 2G इज इक्वल टू एच ही आ जाएगा। अब जरा गौर किया जाए इसमें, हमारे पास ये हमारे पास जो प्रेशर हेड है उसका डिफरेंस है, और जो हमारे पास सेकंड टर्म्स है बेसिकली वो वेलोसिटी हेड का डिफरेंस है। तो ये दोनों को सम करके हमारे पास हेड लॉस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास वेलोसिटी का डिफरेंस हम इजीली बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो हमारे पास ये प्रेशर हेड का डिफरेंस है इसको हम रिप्लेस करें ऐसी इक्वेशन से जिस तरीके की मदद से फिर हम अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकें, ताकि हम हेड लॉस की जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, उसको हम डिटर्मिन कर सकें। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम फिलहाल नाम दे देते हैं, दिस इज द इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 कह देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। सो दिस इज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 को फिर हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। इसमें जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो सेकंड टर्म है उस टर्म के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ है, जो न्यूटन्स हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, ये बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स है, मोशन को डिस्कस करके उसको हम उसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोबारा हम लोग इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं और इस इक्वेशन 1 में जो हमारे पास टर्म्स है उसको फाइंड करने के लिए फोर्सेस का जिक्र करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो पाइप था उसमें हमारे पास जो फ्लूइड है इस स्मॉल एरिया से लार्ज एरिया की तरफ जब फ्लूइड मूव कर रहा था, हमारे पास लार्ज एरिया स्मॉल एरिया से, तो हमने पहले जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था दिस वाज द A1। हमारे पास A1 क्रॉस सेक्शन एरिया था। यहाँ जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया था दिस वाज द A2। हमारे पास A2 क्रॉस सेक्शन था। फिर यहाँ जो हमने प्रेशर लिया था वो हमारे पास P2 था, दिस वाज द प्रेशर P2। और यहाँ जो हमने प्रेशर लिया था दैट वाज द प्रेशर P1। हम जानते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर और हमारे पास एरिया हो तो प्रेशर की मदद से हम इक्वेशन हम फाइंड करते होते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ से जो फोर्स है वो हम इक्वेट कर सकते हैं, दैट कैन बी इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो हम लोग जो प्रेशर की इक्वेशन है वो इजीली पुट कर सकते हैं। यहाँ से प्रेशर की इक्वेशन से हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास इस पॉइंट पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड, तो उस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिस फोर्स को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन 1 था तो उसको हम कह देते हैं फोर्स F1। फिर हम जानते हैं कि जो फ्लूइड इसके रास्ते में आ रहा है, यहाँ मॉलिक्यूल जो रास्ते में आ रहे हैं अहेड मॉलिक्यूल सारे, ये बैकवर्ड मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाते हैं और उसको इसकी प्रेशर P2 बनता है। तो यहाँ जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स दैट इज F2।
उसको हम F2 कह सकते हैं, जो कि इक्वल हो सकता है P2 इंटू A2। और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि क्योंकि इस जो हमारे पास फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं रहा, वो सारी स्ट्रीम लाइन्स वो आगे नहीं गई, ये सारी हमारे पास स्ट्रीम लाइन जो है वो आगे नहीं जा रही थी, जो दरमियान से स्ट्रीम लाइन वो आगे गई, लेकिन जो हमारे पास एडजेस के पास स्ट्रीम लाइन्स थी उन्होंने एडीज बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ भी इन एडीज की वजह से फोर्स जनरेट होगी और यहाँ भी प्रेशर जनरेट होगा। तो ये जो प्रेशर यहाँ जनरेट होगा, लेट्स सपोज दिस टाइप ऑफ प्रेशर इज नोन एज पी प्राइम, लाइक दिस इज पी प्राइम प्रेशर जो यहाँ बना है। हमारे पास P1 प्रेशर है जो हमारे पास सेक्शन 1 में है, P2 प्रेशर है जो हमारे पास लार्जर एरिया में है, और P प्राइम प्रेशर किस जगह पे है, और जिस जगह पे हमारे पास फ्लूइड ने अपना जो एडजेस के पास एडीज बनाना शुरू की तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हुआ उसको P प्राइम कह रहे हैं। तो यहाँ जो फोर्स होगी जाहिर बात है उसको हम फिर F प्राइम से डिनोट कर सकते हैं। अब हम देखिए तो हमारे पास जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, अगर उसको फोर्स को मैं डिनोट करूँ यहाँ, तो दैट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो उसको हम F प्राइम कह सकते हैं। F प्राइम, दिस इज अ फोर्स विच इज़ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो स्मॉलर एरिया से राइट, जो हमारे पास लार्जर एरिया उस तरफ डायरेक्शन है इसकी, क्योंकि ये हमारे पास जो भंवर है, ये जो हमारे पास एडीज है, ये भी इसको उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसको इस तरह पुश करेंगे, मान लीजिए जो सब हाथ इसके रास्ते में आ रहे हैं। तो इस तरह इस F1 और F प्राइम जो है इनकी डायरेक्शन सेम है, और F2 की डायरेक्शन जो है इन दोनों से डिफरेंट है। तो मैं अगर नेट फोर्स निकालूं, अगर हम नेट फोर्स की इक्वेशन निकालें, तो दैट कैन बी कॉल्ड Fx, the force that is acting along x-axis, net force that is acting along x-axis। हमने हॉरिजॉन्टल पाइप लिया हुआ है तो ये x-axis के along, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको, हम F1 प्लस F प्राइम और माइनस F2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें देखें F1 की वैल्यू फाइंड की जाए तो ये P1 इंटू A1 लिखा जा सकता है इसको, और प्लस हमारे पास F प्राइम की देखिए वैल्यू देखी जाए तो इसमें देखिए प्रेशर P है, प्राइम है, और इसमें एरिया क्या है, दैट इज A2 माइनस A1। अब वो कैसे आया, क्योंकि हमारे पास जो लार्जर एरिया है वो A2 है, स्मॉलर एरिया A1 है, तो जरा गौर किया जाए तो हमारे पास जो बाकी एरिया रह जाता है, अगर हम देखिए इस पर फोकस करें तो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया जो हमारे पास है, ये एरिया हमारे पास और ये जो एरिया हमारे पास है ये एरिया रह जाता है। तो जरा गौर किया जाए तो इन्हीं एरियाज में ही एडीज पैदा हुए हैं। देखिए इस साइड पे ये हमारे पास देखिए ये फ्लूइड इस तरह मूव कर गया था, यहाँ जो एडीज पैदा हुए हैं, ये सारे एडीज यहाँ पैदा हुए हैं, तो इन्हीं एरियाज में इसी पोर्शन में जो रह गया था पोर्शन, जिसको उसमें कह रहे हैं कि A2 में से अगर A1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास यही वो पोर्शन है वो रह जाता है, एरिया रह जाता है। इसी एरिया की वैल्यू पे के क्रॉस बेसिकली सारा ये एक्चुअली एडीज पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो वो इसलिए हमने इसको A2 माइनस A1 लिखा है। और इसके साथ साथ हमारे पास F2 की वैल्यू क्या है, दैट इज P2 इंटू A2 एट द लार्जर एरिया। अच्छा, हम जानते हैं, हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया है कि जो एडीज की वजह से प्रेशर पैदा होता है, जो हमारे पास इस एडजेस के पास है, ये प्रेशर बिल्कुल सेम प्रेशर है जैसे हमारे पास जो लोअर एरिया में प्रेशर है, सेक्शन 1 में जो प्रेशर पैदा हो रहा है इसको P1 कहते हैं, ये इसी प्रेशर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल प्रेशर जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि P प्राइम प्रेशर कैन बी इक्वल टू P1। तो हमने यहाँ एक कंडीशन लगानी है आगे कि P1 प्रेशर और P प्राइम प्रेशर जो है, जो एडीज की वजह से P प्राइम है, और P1 जो है वो जो स्मॉलर एरिया की वजह से, तो बोथ आर सेम, सेम हमारे पास जो प्रेशर है, तो हम P प्राइम से इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास Fx इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर नेक्स्ट बोर्ड जो है, सो P प्राइम की वैल्यू की जगह ये हमारे पास P प्राइम है, इसकी जगह हम लोग जो P1 वैल्यू है उसको पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी, इसको हम लिख सकते हैं हमारे पास Fx इज इक्वल टू P1 A1, ये एज इट इज आ गई, प्लस यहाँ हमने P प्राइम लिखा था तो P प्राइम की जगह हम P1 लिख रहे हैं, A2 माइनस A1 और इनटू माइनस P2 A2। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस ब्रैकेट को ओपन करके हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज हमारे पास नज़र आ रही है, कैंसिल हो सकती है। तो P1 A2 प्लस माइनस माइनस P1 A1, जरा देखें ये वैल्यू कैंसिल हो गई है फर्स्ट वैल्यू के साथ, और हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू जो है वो P2 इंटू A2 भी यहाँ। वी कैन सी दैट द P1 A1 इज कैंसल्ड विद द P1 A1। जब हमारे पास कैंसिल टर्म होने के बाद जो रिमेनिंग टर्म है हम जब लिखते हैं इसको तो देखें P1
A2 माइनस P2 A2। अगर गौर किया जाए इस पर तो हमारे पास जो A2 है वो कॉमन आ रहा है, तो वी कैन राइट दैट P1 माइनस P2 डिफरेंस ऑफ प्रेशर इनटू A2। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू A2। तरह ये हमारे पास जो वैल्यू आई है Fx की वैल्यू दोबारा लिख लेते हैं, P1 माइनस P2 इंटू A2। जो हमारे पास वैल्यू है ये इसी तरह की एक जो मतलब इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में नज़र आता है, तो इसको फिर हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये वही टर्म है जो हम फाइंड करना चाहते थे, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस 2 वाली इक्वेशन को फिर हम लोग पुट कर सकते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। लेकिन हम लोग अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट, हमारी कैंसिलेशन नहीं होगी, हमें फाइनल रिजल्ट इजीली नहीं मिलेगा। फिलहाल हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं और उसको फिर अपनी जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है उसमें हम चेंज करेंगे ताकि फिर हम उसको पुट कर सकें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो लेट्स टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमने जो सेक्शन 1 है क्योंकि हमारे पास ये जो फोर्स है दिस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन हम जानते हैं कि जो फोर्स है दैट इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैकेनिकल प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की मदद से इस फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करें और इसको फिर हम इक्वेट करें इस इक्वेशन के साथ, तो हम इजीली हमारे पास एक जनरल रिलेशन ऐसा आ सकता है जिससे हमें सिंप्लीफाइड रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 की मौजूदगी में फिर हम उसको पुट करके जो सिंपलेस्ट हम जो रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बेसिकली डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे पास अगर से एट सेक्शन 1 या फॉर सेक्शन 1 वो था जो हमारे पास स्मॉलर एरिया था। तो फॉर सेक्शन 1 मीन स्मॉलर एरिया। उसकी बात की जाए तो उसमें हमारे पास अगर हम फाइंड करना चाहते हैं मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड या सिंपल मोमेंटम जो होता है हमारे पास, हम जानते हैं कि दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो मास है दैट इज़ कैपिटल एम, ये मास हमारे पास उस फ्लूइड का है जो पास कर रहा है उस पाइप में से। लेकिन ये सिंपल मास नहीं है, दिस इज द मास फ्लोइंग पर सेकेंड। तो दैट इज एम मल्टीप्लाई द स्पीड एट दैट पॉइंट। तो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो हमारे पास ये मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन ये मास ओनली मास नहीं है, दिस इज द मास पर सेकेंड। और उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी हम लोग उसको v1 लेते हैं। तो हम देखें तो हमारे पास m क्या है, दिस इज कैपिटल M इज द मास ऑफ फ्लोइंग वाटर पर सेकेंड। तो mass of flowing what flowing liquid flowing fluid per second। जो पर सेकेंड मैस है तो उसका फ्लूइड का जो पास हो रहा है वो m है। तो हम अगर कहें कि हमारे पास जो स्मॉल m है वो हमारे पास मैस ऑफ फ्लूइड है, और जिस टाइम में वो जा रहा है उसको हम कह सकते हैं वो t है। तो इस हम कह सकते हैं कैपिटल M कैन बी कॉल्ड m ओवर t मल्टीप्लाई जो हमारे पास वेलोसिटी है एट दैट पॉइंट उसको हम v1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली है क्या, दिस इज द मोमेंटम पर सेकेंड एट सेक्शन 1। हम मोमेंटम पर सेकेंड बेसिकली निकाले, तो हमने मैस ली है पर सेकेंड। एक्चुअली हम लोग ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू जिसकी फाइंड कर रहे हैं वो क्या है, मोमेंटम पर सेकेंड। और ये मोमेंटम जो पर सेकेंड है बेसिकली ये फोर्स के बराबर होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट कैन बी इक्वल टू, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं मैस जो है ये प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी है। सो वी कैन राइट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी इनटू v1। हम इसके साथ v1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट है एरिया और डिस्टेंस का, या हाइट भी कह सकते हैं उसको। तो हमारे पास इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डेंसिटी और जो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस।
एरिया इंटू हाइट एंड डिस्टेंस, कुछ भी कह दें, चलें इसको हम लोग, अगर इसको हम एरिया इंटू हाइट कह देते हैं, दिस इज एंड डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई V1। अच्छा, अब जरा गौर से देखें इसमें कि हमारे पास हाइट और नीचे टाइम डिवाइड हो रहा है। अगर इसको फोकस करें, देखिए इसको फोकस करें, दिस कैन बी कॉल्ड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। उस हाइट पे जो वेलोसिटी है वो हम उसको V1 से हमने नोट किया हुआ था, इसको भी हम V1 कह सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी दैट इज रो एरिया एज इट इज आ गया, और जो हमारे पास एच ओवर टी है दिस इज आल्सो कॉल्ड V1। तो V1 इंटू फिर हमारे पास V1 पहले से मौजूद था, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज रो एरिया इंटू V1 स्क्वायर। तो हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है फॉर सेक्शन 1। और हम सेक्शन 2 की बात करें तो वहाँ हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो रो ए, हमारे पास एरिया है, इस एरिया को भी डिनोट किया था हमने, इसको A1 से डिनोट किया हुआ, तो यहाँ A1 अटैच लगा देते हैं। तो A1 इंटू V1 स्केयर हमारे पास ये सेक्शन 1 का था, तो सेक्शन 2 के लिए हम रो A2 V2 स्केयर लिख देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 2 के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो फॉर सेक्शन 2, फॉर सेक्शन फॉर सेक्शन 2 की बात की जाए तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है या मोमेंटम पर सेकेंड, मोमेंटम पर सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रो टू लिखें, या रो 1 रो 2 हम जानते हैं सेम है, हमारे पास डेंसिटी सेम है फ्लूइड की, तो हम उसको ओनली रो भी लिख सकते हैं। और हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू एरिया एट पॉइंट सेक्शन 2 दैट इज 2A2 एंड दैट इज वेलोसिटी दैट इज V2 उसका स्केयर। तो हमारे पास अबव इक्वेशन जिस तरह हमने फाइंड की है, हमारे पास सेक्शन 2 के लिए हम वैसे ही इक्वेशन लिख सकते हैं। हमने इसको डायरेक्टली इसको सिमिलरली करके आप लिखते रहें, हमने इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लिया। अब अगर हम देखेंगे कितना चेंज आया है मोमेंटम में, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड अगर आपने फाइंड करना है तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, कितना मोमेंटम में चेंज आया है पर सेकंड, तो इसको ऐसा पर सेकंड, कितना मोमेंटम में चेंज आया पर सेकंड, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है उसमें से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या थी, दैट वाज द रो A2 V2 स्क्वायर, ये हमारे पास V वेलोसिटी है, माइनस रो A1 एंड V1 स्क्वायर। अब इसके बाद इसी इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सहारा लेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इजीली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो जहाँ से हम लोग A1 V1 की वैल्यू फाइंड, A1 V1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और यहाँ से हम लोग A1 की वैल्यू फाइंड करें तो A1 इज इक्वल टू A2 V2 डिवाइडेड बाय V1। अब इस वैल्यू को हमने जो अबव इक्वेशन है उसको पुट कर देना है, और अबव इक्वेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डिफरेंस था, तो नाउ
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट करें, हम कर सकते हैं ना डेल्टा पी से डिनोट, तो डेल्टा पी दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और पर सेकेंड मतलब हम इसको टाइम से लिख सकते हैं ओनली ओवर टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, जो हमारे पास अबव इक्वेशन थी। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारे पास रो A2 और V2 स्केयर था माइनस रो इनटू हमारे पास जो A1 था, उस A1 की जगह हम वैल्यू पुट कर रहे हैं हम A2 V2 ओवर V1, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई हो रहा था V1 स्केयर, दिस वाज द V1 स्केयर। अब जरा फोकस करें, जो V1 है उसका एक हमारे पास V1 से V1 कैंसिल एक होता है, तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आती है, एक्सप्रेशन आता है रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 इंटू V1। तो हमारे पास V1 V2 A2 रो और इसका डिफरेंस आ गया। इस इक्वेशन को कह देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास ये डेल्टा पी ओवर टी था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट कैन बी कॉल्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब जरा हम इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम जब जानते हैं कि दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, बोथ आर सेम। इक्वेशन 2 में हमारे पास फोर्स थी, हम इसको दोबारा देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू थी, दिस वाज द इक्वेशन 2। ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू A2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें एफ एक्स है, द फोर्स दैट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो वही फोर्स जो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस है दैट प्रोड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड कर लिया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। हमारे पास जो रेलिवेंट हमने जो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था, उसकी तरफ मूव करेंगे। तो नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 विद द 2 by comparing equation 2 with the 3, sorry 2 and 3, not 1, 2 and 3। इक्वेशन 2 and 3 को हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है देखते हैं। नेक्स्ट, तो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो हमारे पास वैल्यू आती है A2 P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू आएगी, दैट वुड बी रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A2 V2 एंड V1। अब जरा इसमें गौर किया जाए तो हमारे पास कॉमन लेके A2 जो है वो कैंसिल हो सकता है, तो टेक द कॉमन एंड कैंसिल विद द वैल्यू ऑफ द A2 विद द राइट साइड। A2 कॉमन ले लें अगर हम, तो रो भी वैसे कॉमन आता है, तो रो भी साथ कॉमन ले लें, तो रो इंटू A2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस हमारे पास V2 V1 आ जाता है, V2 V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट साइड हमारे पास A2 और सॉरी लेफ्ट साइड पे माइनस P2। तो राइट साइड पे कॉमन जो वैल्यू आई है इट कैन बी कैंसल्ड, यानी A2 जो है A2 से हमारे पास कैंसिल हो सकता है। ये जो रो डिवाइड हो रहा है उसको उठा के राइट साइड पे ले आए, तो लेफ्ट साइड पे सॉरी P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो दैट कैन बी कॉल्ड V2 स्क्वायर माइनस V2 V1। तो हमारे पास जो रेशो है प्रेशर डिफरेंस ओवर डेंसिटी, इसकी वैल्यू हमारे पास V2 स्क्वायर माइनस V2 V1 के इक्वल आ जाती है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें, गौर करें दोबारा, इक्वेशन 1 में हमारे पास P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो जी था, यानी P1 ओवर रो जी माइनस P2 ओवर रो जी, उसमें जी भी था, तो हम इसमें हमारे पास बोथ साइड पे जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी दैट कैन बी कॉल्ड P1 माइनस
1 ओवर जो जी से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है या जी से डिवाइड कर सकते हैं, इसको इस तरह बोल सकते हैं इसको। तो रो इंटू जी, तो डिवाइड विद द ऑन बोथ साइड विद द जी, या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई विद द 1 ओवर जी, बेटा वी टू स्केयर माइनस वी टू वी वन ओवर जी। तो देखिए हमारे पास ये वही फॉर्म बन गई है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को बेटा पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो देन वी विल गेट आवर आंसर। हम लोग बहुत करीब हैं उस आंसर के। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन 4 को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के लिए, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इट्स वेरी इजी टू पुट इक्वेशन 4 इन 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो so we'll get the head loss due to sudden enlargement, that is equal to, हमारे पास जो इक्वेशन 4 है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी v2 स्क्वायर माइनस v2 v1 ओवर g, हमने वैल्यू पुट कर दी, और प्लस जो हमारे पास राइट साइड पे वैसे हमारे पास वैल्यू थी ओवर 2g माइनस v2 स्क्वायर ओवर 2g। अच्छा, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट्स टेक द एलसीएम एंड देन कैंसिल द वैल्यू एंड देन टेक द सिंप्लीफाई दैट दिस एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ओनली 2g। 2g हम जब एलसीएम लेते हैं तो देखिए हमारे पास जो ब्रैकेट है, जी को फर्स्ट ब्रैकेट में देखें 2g से डिवाइड करेंगे आंसर 2 आ जाएगा। तो 2g डिवाइडेड बाई जी एंड आंसर 2, उसको मल्टीप्लाई करें अब इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आएगा 2v2 स्क्वायर माइनस 2v2v1। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो राइट साइड हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें 2g लिखा हुआ है, तो हम 2g से 2g डिवाइड करेंगे तो ओनली 1 आ जाएगा। 1 को v1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली v1 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली v2 स्क्वायर भी हमारे पास सेम रिपीटेशन हो जाएगी। अब ज़रा वर्क किया जाए तो हमारे पास 2v2 स्क्वायर है और माइनस v2 स्क्वायर है। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपस में सेम है नेचर की हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, जस्ट लाइक दिस। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू, देखिए 2v2 स्क्वायर है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो वी कैन राइट v2 स्क्वायर। फिर हमारे पास आता है माइनस 2v2 एंड v1, और फिर हमारे पास आता है प्लस v1 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है 2g। ये हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन है। अगर इसको रीअरेंज किया जाए ताकि इसको अंडरस्टैंड किया जाए इजीली, तो मैं v1 स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, फिर मैं प्लस की वैल्यू है v2 स्क्वायर की उसको बाद में लिख रहा हूँ, फिर मैं माइनस 2v1 v2 लिख रहा हूँ। मैंने इसको चेंज नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज की, डिवाइडेड बाय 2g। तो ज़रा गौर करें इस पर, तो हमारे पास जो राइट साइड पे वैल्यू है ये हमारे पास होल स्क्वायर बन रहा है, और ये होल स्क्वायर किसका है, a माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म बन रही है। So we can say that this is right side of equation can be called v1 minus v2 whole square। above जो न्यूमरेटर है उसमें v1 minus v2 whole square बन रहा है, तो हमारे पास इस v1 minus v2 का whole square इसको लिख सकते हैं। now we have head loss that is equal to v1 minus v2 whole square divided by 2g। दिस वाज द फाइनल एक्सप्रेशन, और ये वो एक्सप्रेशन था जिसको हम फाइंड करना चाहते थे। ये हमारे पास हेड लॉस आ गया है ड्यू टू इनलार्जमेंट। सडन जो हमारे पास इनलार्जमेंट होती है उसमें जो हेड लॉस होता है, अगर उसको हमने फाइंड करना है तो देखिए इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में कहीं भी जो है मैस नहीं है, इस इक्वेशन में कहीं भी हमारे पास हाइट नहीं है, और इस इक्वेशन में हमारे पास कहीं भी जो प्रेशर की टर्म है वो नहीं है, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं। इसका मतलब है जो हेड लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी की मदद से, जो माइनर हेड लॉस है जो कि सडन इनलार्जमेंट की वजह से पैदा हो रहा है, या इसको हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट भी कहते हैं या माइनर हेड लॉस भी कहते हैं, ये सिर्फ डिफरेंस इन द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में डिफरेंस है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे जाके दोनों में डिफरेंस लें तो हमारे पास उस वेलोसिटी के डिफरेंस से हम इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं हेड लॉस को। एक्चुअली जो हेड लॉस होता ही वो डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी की वजह से है। तो हम ज़रा इस इक्वेशन को रिलेट करते हैं जो बात हमने स्टार्ट में की थी, कि हमारे पास जो हमारे पास पाइप है,
तो इस पाइप के को गौर से हमने जब देखा था तो हमारे पास इस पाइप में जैसे ही सडन इन्लार्जमेंट होती है तो हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लूइड है वो जो स्ट्रेट जा रहा है, ये देखिए स्ट्रेट जा रही स्ट्रीम लाइन्स हैं, जो सेंटर से स्ट्रीम लाइन जा रही हैं वो स्ट्रेट हैं, लेकिन जो स्ट्रीम लाइन्स इसके एजेस की तरफ थी तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, एडीज बनाना शुरू कर दी थी, वो बेंड हो गई टूवर्ड्स द एजेस। तो जो उसका अगर हम ट्रेंड देखें तो उन स्ट्रीम लाइन का ट्रेंड स्ट्रेट नहीं था इस पॉइंट पे, वो एक्चुअली देखा है सबको कॉमन किया है तो वो इस तरह आगे मूव कर रही है। सिमिलरली जो स्ट्रीम लाइन्स यहाँ हमारे पास एजिस के पास तो इधर ऐसे ही टर्न कर रही हैं तमाम स्ट्रीम लाइन, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रीम लाइन है कुछ इस मखसूस जो हमारे पास कॉर्नर का एरिया है उस तरफ हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स बेंड होना शुरू हो गई थी। तो ये जब जैसे जो एडीज बनाना शुरू कर दी थी उस फ्लूइड ने, ये एडीज है, इन जिसको हम टर्बुलेंट एडीज कह रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या, यही स्पीड में चेंज आया, जो स्पीड में चेंज आया क्योंकि V1 और V2 स्पीड देखें, हमारे पास यहाँ V1 स्पीड थी और इस पॉइंट पे हमारे पास स्पीड जो फ्लूइड की थी वो V2 थी। तो V2 स्पीड ये हमारे पास फ्लूइड है जो V2 स्पीड से मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे हमारे पास फ्लूइड था जो V1 स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो चेंज आया है वो इसी एडीज की वजह से बेसिकली स्पीड में चेंज आया। इन्हीं एडीज के जितना चेंज आया स्पीड के अंदर, उसी को हम लोग इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि इस चेंज की मदद से फिर हम लोग लॉस को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है फाइनल हमारे पास, जिससे हम जो माइनर लॉस है उसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं, और इसका यूनिट मीटर है। और इसकी मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया था कि इसकी वैल्यूज़ और माइन्यूट सी वैल्यू होती हैं, लाइक 0.1 मीटर, 0.2 मीटर। तो वैसे तो ये बहुत छोटा लॉस है इसलिए इसको माइनर लॉस कहते हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा सीरीज़ में ये लॉस हो रहा हो, सीरीज़ में पाइप्स हो, बहुत बड़ा जाल हो, तो फिर यही छोटा से छोटा लॉस जो है ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ बन सकती हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉस का सामना करना पड़ सकता है। मीन टू से जो फ्लूइड है उसका जो हमारे पास देखें, फर्ज करें हमारे पास 50 घर हैं एक लाइन में, तो जो वाटर सप्लाई फर्स्ट हाउस से लेकर लास्ट हाउस तक जो हमारे पास वाटर सप्लाई दी हुई है या कॉलोनी के अंदर दी हुई है, तो जिनका घर जो पंप के करीब है, जहाँ उसने जो वाटर सप्लायर ने पंप लगाया है जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हुआ है और जो उसके घर में पानी आता है, जो हमें लास्ट में घर होगा, अगर वो लॉसेस की वजह से देखिए लॉसेस को सारों को हम निगलेक्ट कर दें, तो देखा जाए तो लॉसेस मैंने उसको टैकल ना करें लॉसेस को, तो जो लास्ट हाउस होगा वहाँ जो प्रेशर उसको मिल रहा होगा लिक्विड का, जो स्पीड मिल रही होगी वो वैसे नहीं होगी जिसको हमें फर्स्ट हाउस को मिल रही है, क्योंकि हमारे पास बहुत से माइनर लॉसेस होते 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 जो लास्ट में जब फ्लूइड पहुंच रहा है तो उसकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, जो छोटी से छोटा जो जो नुकसान है या लॉस है वो भी बहुत बड़ा लॉस बन जाता है जब वो ऐड हो जाता है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन टू फाइंड द माइनर लॉस। दैट्स इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस about the different in the next topic of that outline that can be taken from the outline. Allah Hafiz.